हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ग्रेविटी को डिफाइन किया और उसी में हमें यह बताया कि अगर हम फिक्स मास को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक कंप्रेस कर दें तो वो ब्लैक होल में बदल जाएगा। और ये जो आप अलग अलग बुक में पढ़ते हो कि भी अर्थ को इतना छोटा कर दो वो ब्लैक होल में बदल जाएगी, सन को इतना छोटा कर दो वो ब्लैक होल में बदल जाएगी, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर कैलकुलेशन के तहत निकाला गया है। और मैं आपको सिखाऊंगा वो कैलकुलेशन जिससे आप निकाल सकते हो कि किसी चीज को कितना छोटा करने पर वो ब्लैक होल में बदलेगी। और उसके बाद जानेंगे ब्लैक होल बनते कैसे हैं, फिर जोड़ेंगे ब्लैक होल की पिक्चर्स को रियलिटी के साथ, बाद में करेंगे टाइम ट्रेवल और डिस्क्राइब करेंगे इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी को। और ये सब करने के लिए लगेंगी बहुत सारी वीडियोस, यानी शुरू होने वाला है एक शानदार सफर। तो कुर्सी की पेटी बांधकर हो जाओ तैयार, आने वाली है एक्सप्लेनेशन एकदम धमाकेदार। चलो बनाते हैं चीजों को ब्लैक होल। जब मैं छोटा बच्चा था तो क्लास 8 में पहली बार ब्लैक होल का नाम सुना और मैंने जाके इसे स्कूल में पूछ लिया। तो हमारे टीचर ने बताया कि ब्लैक होल एक काले रंग की चीज है जो कि स्पेस में घूमती है और उसके पास इतनी जबरदस्त ग्रेविटी है कि लाइट भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। मतलब मोटा माटी अगर कहें तो एक काले रंग की चीज जो दादागिरी करती हुई स्पेस में घूम रही है, जिसका कोई भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। फिर उन्होंने एक बात बोली कि हर चीज को ब्लैक होल बनाया जा सकता है अगर उसके साइज को इतना रिड्यूस कर दें तो। और यहाँ जली मेरे दिमाग की बत्ती। मैं खड़ा हुआ और मैंने पूछ लिया, सर हमें भी सिखाओ ना, आपने कैसे कैलकुलेट किया कि साइज को इतना रिड्यूस करने पे ब्लैक होल बन जाएगा। जिस पर सर ने बोला, अब क्लास के बाद आके मिलना। तो ये तो थी मेरी जर्नी ब्लैक होल के बारे में, लेकिन मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि किसी चीज के साइज को कितना रिड्यूस करें कि वो ब्लैक होल में बदल जाए। और ये निकालते हैं हम एक सिंपल कैलकुलेशन से। ये रहा वो फॉर्मूला। यहाँ पर G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M है मास ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट और C है स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर आप किसी मैसिव स्पेस बॉडी को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक कंप्रेस कर पाओ तो वो ब्लैक होल में जरूर बदलेगा। तो क्या हमारा प्यारा सूरज ब्लैक होल बन सकता है? भाई साहब, क्या आपको 8 ग्रहों का हंसता खेलता परिवार अच्छा नहीं लग रहा? क्यों सत्यानाशी विचार अपने दिमाग में लाते हो? हमारा सूरज तो ब्लैक होल ना बनता। अभी तक की रिसर्च से तो यही पता लगा है कि हमारे सूरज के ब्लैक होल बनने के कोई भी आसार नहीं है। तो चलो पार्टी करते हैं। और अगर भविष्य में कैलकुलेशन बदली, यानी किसी क्रांतिकारी वैज्ञानिक ने कोई नया विचार सामने रखा, तो वो देखने के लिए ना तो इस दुनिया में आप होंगे ना मैं रहूंगा। तो टेंशन काय को लेना रे बाबा। अभी फिलहाल सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं जितनी हमको पता है। अब यहाँ पर आता है एक जेन्युइन सवाल, हमारा सूरज ब्लैक होल क्यों नहीं बन सकता? और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई तारा ब्लैक होल में परिवर्तित होगा या नहीं होगा? तो कॉपी पेन लेकर हो जाओ तैयार, क्योंकि लिस्ट लंबी है। पहला है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, जिसे ग्रेविटेशनल रेडियस भी कह सकते हो। दूसरा है टोल्मन ओपेनहाइमर वोल्कोफ लिमिट। तीसरा है प्लैंक मास और चौथा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लिमिट। लो जी, चाय मैंने पी ली है, अब निकलेगी गले से आवाज। एक बात तो तय है, ये जो चरस मैंने बो दी है इसे मैं ही काटूंगा। मतलब हुआ ये कि ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं, इनका मतलब और इनका काम दोनों आपको मैं जरूर सिखाऊंगा। तो सबसे पहले निपटाते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस यानी ग्रेविटेशनल रेडियस को। अगर किसी तारे की रेडियस इस रेडियस से कम हुई तो वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, यानी उसका मास अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये होगा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या हर तारे के लिए ये रेडियस फिक्स होगी? अरे ना रे, अभी सिखाता हूँ निकालना। ग्रेविटेशनल रेडियस को निकालने का ये रहा फॉर्मूला। बस सही वैल्यूज को इसमें पटको और निकाल लो रेडियस। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है मास की, यानी अपन लोगों का फेवरेट तारा यानी अपना सूरज ब्लैक होल क्यों नहीं बन सकता, ये उसके मास पे भी डिपेंड करेगा। और ये बात हमें कैसे पता, वो भी समझा देता हूँ। एक स्टेबल ब्लैक होल बनने के लिए ग्रेविटेशनल रेडियस को मास कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होना पड़ेगा और ये है वो मिनिमम मास जो कि एक ब्लैक होल को बनाने के लिए चाहिए। यहाँ पर h बार है रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक स्टार को ब्लैक होल बनने के लिए कितना मास चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हमारे सूरज के पास इतना मास है ही नहीं, तो मोटा माटी मतलब ये निकला अपना सूरज ब्लैक होल तो ना बनता। अब क्योंकि इस मास लिमिट को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से बताया है, तो यहाँ पर टोल्मन ओपेनहाइमर वोल्कोफ लिमिट
का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। जैसे ही किसी न्यूट्रॉन स्टार का मास इस लिमिट को क्रॉस करेगा, वो तुरंत अपने ही ग्रेविटेशन पुल के कारण कोलैप्स कर जाएगा, यानी सिकुड़ना शुरू कर देगा। आसान शब्दों में कहूं तो अपना सारा फ्यूल खर्च करने के बाद जब एक तारा न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा तो उसका साइज हमारे सूरज से लगभग 2 गुना या 3 गुने के बराबर होना चाहिए। और अगर न्यूट्रॉन स्टार के पास इतना मास हुआ तो वो अपनी ही ग्रेविटी में सिकुड़ना शुरू कर देगा, जिसका नतीजा होगा एक ब्लैक होल। अब यहाँ पर चंद्रशेखर लिमिट नाम से एक और कॉन्सेप्ट आता है। जब एक छोटा तारा अपना सारा फ्यूल खर्च कर लेता है तो वो बदल जाता है एक व्हाइट डॉर्फ में, जिसका मास इतना नहीं है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाए। अब एक एक करके सारी चीजों को जोड़ते हैं, वो भी फास्ट फॉरवर्ड में। सबसे पहले पकड़ो एक तारे को, उसके अंदर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन यानी हाइड्रोजन का खात्मा और हीलियम की उत्पत्ति। अगर उस तारे का मास हमारे सूरज के 8 गुना से कम है तो वो बनेगा व्हाइट डॉर्फ, और उस व्हाइट डॉर्फ को स्टेबल रहने के लिए उसका मास हमारे सूरज के 1.4 टाइम्स से कम होना चाहिए। यही है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लिमिट, जिसे एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने दिया था और ये नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। पर अगर किसी तारे का मास हमारे सूरज के 1.4 टाइम्स से ज्यादा हो गया, यानी वो चंद्रशेखर लिमिट को पार कर गया, तो उसमें होगा एक बहुत बड़ा धमाका जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। तो अब बचते हैं उसके पास 2 ऑप्शन। अगर उसका मास बीच का हुआ तो वो बनेगा एक न्यूट्रॉन स्टार, यानी कि उसके कोर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर प्रोटॉन्स के साथ फ्यूज कर देगी और उसके सारे अंदर के एटम न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाएंगे और ये सारा मास इकट्ठा होकर बनाएगा एक न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर एक व्हाइट डॉर्फ का मास बहुत ज्यादा हुआ तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेगा। उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी जो उसके कोर को सिंगुलैरिटी तक कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, यानी ग्रेविटी का इनवर्ड प्रेशर तारे की हर लिमिट को तोड़ता हुआ उसे इनवर्ड कोलैप्स करता ही चला जाएगा और यहाँ उत्पत्ति होगी एक ब्लैक होल की। तो इन सारी चीजों का निचोड़ क्या निकला? ब्लैक होल बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है मास, जिसे हम सोलर मासेस में नापते हैं। अगर कहीं आप 2m लिखा पढ़ो तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे सूरज के 2 गुने मास के बराबर मास। अब जिन तारों का मास हमारे सूरज से कम है वो अपना सारा फ्यूल खर्च करके ठंडे हो जाएंगे, और जिनका मास हमारे सूरज के बराबर है या उसके 8 गुना से कम है वो सारे रेड जाइंट बनने के बाद बनेंगे व्हाइट डॉर्फ, और स्टेबल व्हाइट डॉर्फ बनने के लिए वो रहेंगे चंद्रशेखर लिमिट के अंदर। यानी व्हाइट डॉर्फ बनने के बाद उनका मास हमारे सूरज के 1.4 टाइम से ज्यादा नहीं होगा। अब आते हैं वो तारे जिनका मास हमारे सूरज के 8 गुना से ज्यादा है, तो वो रेड जाइंट बनने के बाद चंद्रशेखर लिमिट को पार करते हुए बढ़ती हुई ग्रेविटी के कारण बन जाएंगे न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, अगर न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद उनका मास 3 सोलर मासेस से कम हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा हुआ, यानी वो टॉलमन ओपनहाइमर वोल्कॉफ लिमिट को क्रॉस कर गए, हाँ जी, स्टेबल न्यूट्रॉन स्टार के मास की लिमिट इन्होंने ही दी थी, तो वो न्यूट्रॉन डीजेनरेसी के प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और श्वेर्ट्ज़ रेडियस को पार करते हुए सारे न्यूट्रॉन एक ही सिंगल पॉइंट पर कोलैप्स करके बना देंगे ब्लैक होल। और न्यूट्रॉन डीजेनरेसी का अर्थ होता है एक न्यूट्रॉन का दूसरे न्यूट्रॉन में फ्यूज होकर एक बन जाना बिना साइज को बढ़ाए। देखो कितना आसान था। तो इस तरह से बनते हैं ब्लैक होल। पर जब इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर है तो इन्हें हम देख कैसे पाते हैं, क्योंकि रोशनी तो इनके पास जाके वापस नहीं आने वाली। और ये स्पेस टाइम फैब्रिक को कितना कर्व करते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ब्लैक होल से कैसे संबंधित है, चिंता ना करो, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। ये तो बस शुरुआत है, आना अभी बहुत कुछ खास है। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। अगर ये पार्ट आपको समझ आया तो यस प्लीज लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।